गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा जो 19वां पाठ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास તમને ખબર છે કે કોણ છે? સંસ્કૃતના આદ્ય કવિ કહેવાય છે એમને। મહાકવિ કાલિદાસ આ જે છે તે સંસ્કૃતના આદ્ય કવિ એમના जीवन विषे नरपत बारहट हडवेचा जी इन्होंने लिखा है। इनके बारे में नरपत बारहट जी ने महाकवि कालिदास के जन्म संबंध में या फिर उनके कार्य के संबंध में यहाँ पे वर्णन किया है इस पाठ में। और इस पाठ के जरिए हमें पता चलता है कि महाकवि कालिदास पहले कैसे थे और इनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन्होंने यहाँ पे चित्रित की है। तो हम शुरुआत से देखेंगे कि यहाँ पे प्रस्तावना दी गई है जो नरपत बारहट जी के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने MA B.Ed की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। ये जोधपुर के कॉलेज में कार्यरत है। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है। मीन्स महापुरुषों को नमन करते हुए इन्होंने बहुत सारे जो महान पुरुष हमारे भारत में हो गए हैं उनके बारे में या फिर उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। इन्होंने महापुरुषों के बारे में लिखा है कि ऐसे जो महापुरुष है कि जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है और कभी अपने घर परिवार के साथ आराम करके वे आराम की जिंदगी नहीं जिए। उन्होंने देश के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी के बारे में इन्होंने अपने लेखों में लिखा है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। उन्होंने लगभग 60 जितने महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखा है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। विवरण होना, वर्णन करना, यह स्पष्टता से कहना। तो ऐसे इन्होंने महाकवि कालिदास के बारे में या फिर उनकी जो साहित्य रचना है उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। प्रस्तुत पाठ से हमें क्या बोध मिलता है, ये एक लास्ट लाइन में लिखा है प्रस्तावना में। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मानना नहीं चाहिए क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। किसी भी छोटे बच्चे को हमें बुद्धू या फिर वो कम अकल वाला है या फिर वो कुछ कर नहीं सकता ऐसे हमें मानकर नहीं चलना है। क्योंकि कभी कभी अगर समय मिलता है उसे, अगर समय के साथ वो परिवर्तन होता है उसमें, तो वो अच्छी तरह से हीरे जैसा चमक सकता है। तो ऐसे ही कालिदास के बारे में हम कह सकते हैं। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में बिना माँ बाप के थे और उनके अंदर जरा भी बुद्धि नहीं थी। वे बुद्धिहीन व्यक्ति थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति थे। और समय जैसे ही उन्हें मिला उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्हें माँ भगवती, माँ काली की प्रसन्नता प्राप्त हुई और वो काली के दास, इसलिए वो कालिदास कहलाए।
तो आइए हम हमारे पाठ में इनके बारे में पढ़ेंगे। पाठ में जो शब्द दिए हैं उनका सही सही उच्चारण करना है आपको, इसलिए मैं पहले आपको पढ़ के अभी पाठ का हम आलेख करेंगे। वर्णन देखिए। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। कालिदास जी को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा उल्लेख इनके बारे में मिलता ही नहीं और ना ही किसी ने उनके बारे में लिखा है। वे ही शुरुआत के आद्य कवि रहे हैं, इसलिए उनका नाम का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। जो हर्षचरित है, राजा हर्ष के ऊपर राजा हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन कवि बाण ने अपने काव्य में किया है। तो उसके शुरुआत में उन्होंने कालिदास के बारे में भी लिखा है। तो इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। हम किसी के बारे में कब लिखेंगे? जब वो हमारे पहले से मौजूद होगा या फिर उसके बारे में हमें पता होगा। इसलिए कवि बाण जो है उनका समय का वर्णन मिलता है कि वो कब हुए। वो हर्षवर्धन के समय हुए थे और इसीलिए उन्होंने हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है। तो इसके पहले कवि कालिदास का उल्लेख हमें मिलता है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने कभी कुछ लिखा होगा, उसमें राजा विक्रम के बारे में पता चलता है, इसलिए माना जाता है कि वो राजा विक्रम के समकालीन माने जाते हैं या फिर उनके शासनकाल में हो गए। लेकिन विक्रमादित्य भी एक राजा नहीं थे। लगभग ये 10 या 12 राजा हुए थे विक्रमादित्य नाम के। तो कौन से विक्रमादित्य, ये भी हमें पता नहीं चलता। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। इन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज, ये दोनों का समकालीन माना जाता है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वत्ता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथा, इसमें से इनकी जो कविताएं हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है और उनके जीवन में जो कुछ भी चमत्कारिक प्रसंग हुए थे उनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। नीचे टॉपिक है जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। कालिदास का जन्म कौन सा ईस्वी सन? 365। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। जैसे कि हमने पहले इसमें कहा था कि कवि जो कालिदास है वो आद्य कवि है, तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। इनकी जो जन्म स्थान क्या है या फिर इनकी जो जन्मभूमि है वो उज्जैनी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक मेघदूत नाम का काव्य रचा है। संस्कृत में पूर्ण मेघदूत नाम का काव्य उन्होंने रचा है, जिसमें उज्जैनी का विशेष उल्लेख मिलता है और उधर बादल से वहाँ से जाने के लिए उन्हें अनुरोध करते हैं कालिदास जी, क्योंकि कालिदास आद्य कवि के साथ साथ एक उत्तम संगीत शास्त्री भी थे। तो उन्हें ये सब
जैसे तानसेन जैसे राग मल्हार गा के वर्षा करते थे, दीपक राग सुना के दीप जला देते थे, वैसे ही उनके समय में होता था, महाकवि कालिदास के समय में। तो इसीलिए वे उधर से बादलों को जाने का अनुरोध करते हैं क्योंकि थोड़ी वर्षा हो जाए। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य जो थे उज्जैनी के राजा, तो वे स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे और कला प्रेमी थे। तो ऐसे राजा जो थे तो उनके समय में ये जो कलाकार होते थे या फिर साहित्यकार होते थे, उनको बड़ा मान सम्मान मिलता था, उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी। तो इसीलिए उस समय में साहित्य लेखन भी ज़्यादा हुआ और जितनी भी कलाएं हैं वो सब विकसित होती गई। ऐसे बहुत सी कलाएं का मतलब होता है स्थापत्य कला है, शिल्प कला है, काष्ठ कला है, नई नई वस्तुएं बनाने की जो आर्ट्स हैं, या फिर वस्त्रों की कारीगरी है, वस्त्रों पे पेंटिंग की कारीगरी है, ये सब उस समय में ज़्यादा उसका प्रचलन था। तो ये सब कलाओं में शामिल होता है। तो ऐसे ही राजा विक्रमादित्य के राज्य में ये सब कलाएं उन्नत थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। हमें पता है कि जो राजा विक्रमादित्य 12वें हैं, उन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में ही नए युग का निर्माण हुआ या फिर नए साहित्य और नए कला का जन्म हुआ। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। जो राजा विक्रमादित्य है, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था, विक्रम संवत का मतलब होता है उन्होंने काल गणना शुरू की थी। राजा विक्रम के समय से काल गणना शुरू हुई। हम जो विक्रम संवत शब्द जो अभी 2078 चल रहा है, तो ये उनके समय से हुआ, मीन्स राजा विक्रमादित्य का शासनकाल से शुरू हुआ है। तो राजा विक्रमादित्य को इतना समय हो गया है 2078। अभी है विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। यहाँ पे लेखक ऐसा कहते हैं कि एक से बढ़कर एक कवि और साहित्यकार और वैज्ञानिक इसी युग में हुए। जैसे हमें कवि बाण का उल्लेख मिलता है, तो बाण एक वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक मीन्स वो आयुर्वेद के जानकार थे और रसायन शास्त्र के जानकार थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं संगीत, साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे और संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में अधिक हुई, क्योंकि जो कालिदास थे उन्होंने संस्कृत में ही श्लोक या फिर जो पद्य रचनाएं की है, काव्य का संग्रह किया है। ये मेघदूत और कुमार संभवम, ये जितने भी उन्होंने नाटक रचे हैं या फिर महाकाव्य रचे हैं, वो सब संस्कृत में ही है। ये और राजा विक्रमादित्य के शासन में ही ये संस्कृत और भी फली फूली हुई है, उसका विस्तार ज़्यादा हुआ है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। यहाँ पे हमें नवरत्न का उल्लेख भी मिलता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे और उनमें से एक महाकवि कालिदास थे, जो अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाते थे और आज वे विक्रमादित्य के दरबार में सर्वश्रेष्ठ थे।
और नवरत्न में से एक थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। ये जो कालिदास है, ये कवि कालिदास बचपन में से ही निरक्षर थे। उन्होंने बचपन से ही पढ़ना लिखना सीखा नहीं था। जब तक ये युवावस्था में पहुँचे तब तक वे निरक्षर ही थे और इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठते उसी को ही वो काटते थे। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे जो कवि हैं वो इतने महान कवि कैसे बन गए, तो उसके पीछे एक रोचक कहानी है। ये जो कहानी है तो ये रोचक होने के साथ साथ हमें कुछ नया सीखने को भी देती है। और वो कहानी क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये लेसन रीड करो और इसके जो हार्ड वर्ड्स है मैं आपको लेसन जब हमारा फिनिश हो जाएगा तब हम करेंगे। ओके, तब तक आप ये लेसन रीड करते रहना है। और हमारा जो लास्ट लेसन था उसके स्वाध्याय के प्रश्न के आंसर्स आपको लिखने हैं, मीन्स आपको स्वाध्याय पूरा लिखना है। कौन से पार्ट का? पार्ट नंबर 18 का। ओके।